हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज ये पार्ट 3 है चैप्टर 6 का, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को जो कि केस से रिलेटेड है उसको कोर्ट के सामने पेश करना है टू मेक हिम आंसरेबल बिफोर द कोर्ट। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है हमारे पास और क्या क्या मोड्स हैं। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि सबसे पहला जरिया निकल के आता है समन। एक रिटन नोटिस टाइप का होता है, वो डिसाइडिंग ऑफिसर उसके ऊपर साइन करता है, ऑफिसर को देते हैं, ऑफिसर जाके सर्व करके आता है। उसमें लिखा रहता है कि आपको फला फला टाइम पे कोर्ट के सामने अपीयर होना है। दूसरा तरीका हम लोगों ने पार्ट 2 में बात किया, जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बात करता है। तो अगर समन्स का जवाब नहीं दे रहे, समन्स को जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, तब कोर्ट वहां पे वारंट इशू कर देती है। पुलिस ऑफिसर जाता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट करके आता है, उसको कोर्ट के सामने पेश करते हैं। यूजुअली कोर्ट 2 बार समन्स भेजती है, तीसरे बार में वारंट भेज दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 पार्ट में, प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे। इसको आप 3rd डिग्री टॉर्चर की तरह समझ सकते हो कि फर्स्ट डिग्री था हमारा समझ भेजना, 2nd डिग्री था हम वारंट भेज रहे हैं, 3rd डिग्री में आ गया प्रोक्लेमेशन करेंगे। अगर भागने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, तब उसको वहां पे प्रोक्लेम ऑफेंडर भी कोर्ट अनाउंस कर सकती है और यहां तक कि उसकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच कर सकती है, ताकि उस व्यक्ति को फोर्स करे कि भैया तुम आओ कोर्ट के सामने। तो इस वीडियो में इसके प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। आपको गाइस स्क्रीन के ऊपर चैप्टर 6 ये पूरा आपको स्कीम दिख रहा होगा इस चैप्टर का। पिछले 2 वीडियोस में भी ये स्ट्रक्चर में दिखा चुका हूं। तो आज हम लोग इस पार्ट सी के बारे में बात करेंगे, जो कि रन करता है सेक्शन 84 से सेक्शन 89 तक। रफली ये 6 सेक्शन है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बेराट की तरफ बढ़ते हैं और सेक्शन टू सेक्शन हम लोग समझेंगे कि प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट होता क्या है, क्या उसके प्रोविजंस है, क्या उसमें प्रोसेस फॉलो होता है। सेक्शन 84 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 84 आपका पूरा प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करता है। प्रोक्लेमेशन आपका सेक्शन 84 में खत्म हो जाता है। इसके बाद 85 से 89 आपका मोटा मोटा पूरा वो अटैचमेंट के बारे में बात करता है। तो अटैचमेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, प्रोक्लेमेशन आपका इसी 84 में कवर हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोक्लेमेशन वो क्या है। तो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन या फिर अटैचमेंट करने से पहले कोर्ट के ऊपर ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसको उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हो। मतलब अगर अरेस्ट वारंट अगर जारी नहीं किया है तो वहां पर प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट की बात नहीं आएगी। नेसेसरी कंडीशन क्यों है ये आपको सेक्शन 84 पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। If any court has reason to believe, whether after taking evidence or not, that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself, so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time, not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। क्या लिखा है यहाँ पे सिंपल सा कि कोर्ट ने अरेस्ट वारंट को इशू किया हुआ है एक व्यक्ति के खिलाफ और कोर्ट के पास यहाँ पे रीजन टू बिलीव ये है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है उस वारंट के थ्रू, वो या तो भाग चुका है या फिर अपने आप को छुपा रहा है, ताकि ये जो वारंट है वो एग्जीक्यूट ना हो सके। तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट उस केस में एक रिटन प्रोक्लेमेशन देगी उस व्यक्ति के लिए कि ये स्पेसिफाइड टाइम है, ये स्पेसिफाइड प्लेस है और आपको यहाँ पे अपीयर होना है। मिनिमम 30 डेज की उसको मोहलत दिया जाएगा, ड्यूरेशन उसको दिया जाएगा। तो ये चीज है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि नेसेसरी कंडीशन है वारंट को इशू करना, क्योंकि यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि वारंट इशू हुआ है तभी तो वो भाग रहा है। जब वो भाग रहा है तब वहां पे प्रोक्लेमेशन होगा। अब यहाँ पे आपको एक और प्रोविजन कनेक्ट करके पढ़ना होगा और वो क्या है, सेक्शन 209 ऑफ डीएनएस, जो कि ये कहता है कि अगर यहाँ पे जो सेक्शन 84 सब सेक्शन 1 में जो प्रोक्लेमेशन की बात की गई है, अगर वो जो व्यक्ति है वो उस स्पेसिफाइड प्लेस या फिर स्पेसिफाइड टाइम पे अपीयर नहीं होता है कोर्ट के सामने, तो उसको मिलेगी सजा। क्या सजा है वो इस प्रोविजन में दिया गया है। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, 3 साल की सजा है, कम्युनिटी सर्विस, फाइन वाइन वो सब भी लग सकता है। तो ये चीज है, ये कनेक्शन आप याद रखिएगा इस सेक्शन का। अब सब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रोक्लेमेशन की पब्लिकेशन के रिगार्डिंग में बात करता है। तो क्या कहता है, पॉइंटर 1 का ए ये कहता है, इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस। कॉन्स्पिकुअस आप देखोगे यहाँ पे ये ABC तीनों में ये कॉमन वर्ड यहाँ पे दिया गया। तो कॉन्स्पिकुअस का मतलब ये होता है ऐसी कोई जगह जो कि काफी इजिली विजिबल है, वहां पे लोग आते जाते रहते हैं और काफी इजिली वहां पे दिखता है। जैसे अगर मेरा घर है, मेरे खिलाफ वारंट इशू हुआ है, तो मेरे घर की कॉन्स्पिकुअस प्लेस क्या होगा, मेरे घर का फ्रंट दरवाजा लगा दो, लोग निकलते जाते रहते हैं, तो इजिली विजिबल है किसी के लिए। तो ये होता है कॉन्स्पिकुअस प्लेस। आगे क्या लिखा है, ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड। बी पॉइंट क्या कह रहा है, इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और टू सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ सच
town or village. C. A copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse. पहला पार्ट क्या कह रहा है? पॉइंटर 1 ये कह रहा है कि उस गांव या फिर विलेज में जाएंगे, टाउन में जाएंगे और उस टाउन के या विलेज के कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे जाएंगे, वहां पे प्रोक्लेमेशन को पब्लिकली रीड करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके उसके बारे में। दूसरा पॉइंटर ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन है, उसके घर पे जहाँ पे वो रहता है, होम स्टेट, वहां पे उसकी कॉपी चिपकाई जाएगी या फिर उस टाउन के या विलेज के किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे भी वहां चिपकाया जा सकता है। कॉन्स्पिकुअस प्लेस एक टाउन विलेज का क्या हो सकता है? मेन चौराहा हो सकता है, तो वहां पे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कोर्ट हाउस का जो कॉन्स्पिकुअस प्लेस है वहां पे भी चिपकाया जाएगा। कॉन्स्पिकुअस प्लेस कोर्ट का क्या हो सकता है? नोटिस बोर्ड आप समझ सकते हो, तो वहां पे लगाया जाएगा। तो ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंटर क्या कह रहा है? द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। जहां पे ऑर्डिनरली रहते हैं वहां पे जो नॉर्मली न्यूज़पेपर चलता है, उस न्यूज़पेपर में भी उस व्यक्ति की फोटो वोटो वहां पे छपवा सकते हैं, प्रोक्लेमेशन को वहां पे छपवा सकते हैं। तो ये चीज है। सबसेक्शन 3 के बारे में देखते हैं क्या बात कर रहा है वो। A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या है कि कोर्ट एक स्टेटमेंट देगी, राइटिंग में देगी और वो एक सबूत बनेगा, एक कंक्लूसिव एविडेंस बनेगा। यहाँ प्रोक्लेमेशन हो गया है और जो सबसेक्शन 2 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुल्ली वहां पे सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो ये चीज है। सबसेक्शन 4 प्रोक्लेम ऑफेंडर के बारे में बात करता है। प्रोक्लेम ऑफेंडर किस केस में हो सकता है और प्रोक्लेम ऑफेंडर की आप एक डेफिनेशन भी समझ सकते हो। क्या है? वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 is in respect of a person accused of an offence which is made punishable with imprisonment of 10 years or more or imprisonment for life or with death under BNS or under any other law for the time being in force and such person fails to appear at a specified time and place required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect। क्या सिंपल सी मीनिंग है जो सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने प्रोक्लेमेशन के बारे में जाना, तो कोर्ट ने अगर वो प्रोक्लेमेशन इशू किया है किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके ऊपर एलिगेशन लगे ऐसी धाराओं में जिसमें मिनिमम सजा है 10 ईयर्स या फिर डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सजा चाहे बीएनएस की धाराओं में हो या फिर किसी अदर लॉ की धाराओं में हो, और उस प्रोक्लेमेशन में जो भी टाइम प्लेस दिया गया था वो जो व्यक्ति है उस टाइम प्लेस पे नहीं अपीयर होता है, तो उसको वहां पे प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उस रिगार्ड में कोर्ट एक डिक्लेरेशन भी करेगी। और गाइज ये काफी सीरियस चीज है क्योंकि हम लोगों ने जो नॉर्मल प्रोक्लेमेशन पढ़ा था सबसेक्शन 1 में, तो वहां पे अगर कोई पर्सन नहीं अपीयर हो रहा है तब उसको सेक्शन 209 में बीएनएस में 3 साल की सजा दी जाती थी मैक्सिमम। अब वही यहाँ पे सजा बढ़ा दी गई है सेक्शन 209 बीएनएस का। सबसेक्शन 4 के बारे में भी बात करता है कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी अगर अपीयर नहीं होता है ना सब कुछ होने के बाद भी, तब उसके साथ क्या होगा, तो उसको मैक्सिमम वहाँ पे 7 साल की सजा दी जा सकती है। तो इसलिए काफी सीरियस चीज ये है। और वो इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो उसका जवाब आपको इस सबसेक्शन में मिल जाएगा। सबसेक्शन 5 द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1। जो भी डिक्लेरेशन यहाँ पे कोर्ट कर रही सबसेक्शन 4 में, उसके ऊपर सबसेक्शन 2 और 3 भी अप्लाई होंगे। उनके रिक्वायरमेंट्स, उनके सब जो भी प्रोसीजर सब सबसेक्शन 4 के ऊपर अप्लाई होगा जैसे कि सबसेक्शन 1 के ऊपर अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे ये चीज है। यहाँ पे आपको एक केस लॉ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ध्यान रखना है। क्या है? इंद्रदेव वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1973। क्या कहता है? केस लॉ नॉट कंप्लाइंग with the requirements of section 84 would amount to non-compliance of procedure established by law, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज है कि अगर 84 को फॉलो नहीं कर रहे हो तो भैया आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का भी नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, क्योंकि ये सब पूरा प्रोसीजर ही तो है ना। तो ये चीज है। अब सेक्शन 85 के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से अटैचमेंट की धाराएं स्टार्ट हो जा रही हैं। ये आपको लंबा चौड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा ईजी है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। इसको तोड़ के पढ़ेंगे सब सेक्शन वाइज तो काफी आराम से हो जाएगा। चलिए सेक्शन 85 का सबसेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 85 पहले तो बात कर रहा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। कोई व्यक्ति अगर भाग
गया है तो उसका वहाँ पे प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है, ताकि उसको फोर्स किया जा सके कि आप आओ 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 कोर्ट के सामने आओ। तो ये चीज़ है। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब कोर्ट प्रोक्लेमेशन करती है तो उसके पास पावर होती है कि प्रोक्लेमेशन के बाद कोर्ट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकती है। प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल कुछ भी हो सकता है, गाड़ी घोड़ा घर मकान कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अटैच यहाँ पे कोर्ट कर सकती है। यहाँ पे यही चीज दी गई है। सेक्शन 84 में प्रोक्लेमेशन करने के बाद में कोर्ट में मतलब यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कोर्ट के लिए। कोर्ट को अगर लगता है रीजन टू बिलीव है, जो कि रीजन यहाँ पे रिकॉर्ड भी होंगे, राइटिंग में होंगे, एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट करना चाहिए, तो वहाँ पे कोर्ट बड़े ही आराम से अटैचमेंट कर सकती है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या है? प्रोवाइडेड दैट में दिया गया है वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड by affidavit or otherwise that a person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order the attachment of property simultaneously, इस वर्ड को याद रखिएगा, simultaneously with the issue of the proclamation। तो देखिए सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने पहले क्या देखा इतने पार्ट में, यहाँ पे अटैचमेंट की बात कर रहे थे प्रोक्लेमेशन करने के बाद। अब एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि प्रोक्लेमेशन करने के दौरान भी कोर्ट अटैचमेंट कर सकती है प्रॉपर्टी की। क्यों करेगी? कि मान लीजिए सामने वाला बहुत स्मार्ट बंदा है, वो तो भगोड़ा टाइप का है ही है, उसको मालूम है ठीक है अब मेरा प्रोक्लेमेशन हो गया है, मुझे भागना ही है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन है कि अटैचमेंट भी कोर्ट कर सकती है। तो मैं बुद्धि लगाऊंगा। क्या बुद्धि लगाऊंगा? कि अपनी जमीन जायदाद जितनी प्रॉपर्टी सब बेच बाच के उसका कुछ भी कर लूं ताकि कोर्ट अटैच ना कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन बनाया गया है। कोर्ट के पास पावर है कि हाँ अगर ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो ऐसा करता है कि वो अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने वाला है, या तो पूरी तरीके से या फिर उसका कोई पार्ट, या फिर जो प्रॉपर्टी उसको कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन से बाहर करने की कोशिश करता है, तब प्रोक्लेमेशन के साथ ही कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है वाया एन एफिडेविट और अदरवाइज या किसी और तरीके से, तब वहां पे प्रोक्लेमेशन के दौरान ही अटैचमेंट कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी का। तो ये चीज है, काफी सिंपल है सबसेक्शन 1। अब चलिए सबसेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि अटैचमेंट आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है। सबसेक्शन 2 यहाँ पे ये कह रहा है, सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉपर्टी उसके पास, मतलब तब तो कोर्ट के पास पावर है ही ऑब्वियसली ऑर्डर पास करने के लिए अटैचमेंट के लिए। एंड इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट व्हेन एंडोर्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रॉपर्टी है तो वहां पे जो उधर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जहां पे अटैचमेंट करवाना है, तो उनके एंडोर्समेंट की जरूरत वहां पे पड़ेगी, मतलब साइन वाइन की जरूरत पड़ेगी, लिखवाना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब सेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वेज ऑफ अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे वहां पे अटैचमेंट होगा, किन किन तरीकों से अटैचमेंट कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 3 हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर डेट के बारे में बात करता है। सबसेक्शन 4 हमारा यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। चलिए मूवेबल सबसेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय सीजर, जब्त कर लो, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। रिसीवर आपको सीपीसी ऑर्डर 40 में देखने को मिल जाएगा। कौन होता है रिसीवर? एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पर्सन होता है जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट करती है? क्योंकि अटैच करना है तो उसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर उस प्रॉपर्टी का या फिर मैनेजर उसको अपॉइंट किया जाता है, मैनेज करता है उस प्रॉपर्टी को। और एक न्यूट्रल बंदा होता है। कब तक ये मैनेज करेगा? जब तक उनके बीच में मतलब वो डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये चीज है, रिसीवर अपॉइंट कर सकती है कोर्ट मैनेज करने के लिए उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद। तीसरा क्या है? बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एट द कोर्ट थिंग्स फिट। या तो सारे तरीकों से कर लो या फिर किसी भी एक तरीके से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी का तो आपको बड़े आराम समझ में आ गया हो, लेकिन डेट का मतलब क्या, डेट का कैसे होगा? तो आपको मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। मैं हूँ, मेरा दोस्त है, और जो मेरा दोस्त है वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उसका अटैचमेंट करना है कोर्ट को। तो मान लीजिए मैंने उस व्यक्ति से 10,000 रुपये, अपने दोस्त से 10,000 रुपये उधार लिया था, तो कोर्ट मुझसे यहाँ कह सकती है कि जो तुम्हारा डेट है, जो तुम उसको देने जा रहे हो, वो अब तुम उसको नहीं दोगे या फिर उसके बिहाफ पे किसी और को नहीं दोगे, बल्कि तुम ये कोर्ट में जमा कर दो। तो ये यहाँ पे इसका सेंस है। तो ये चीज है। अब चलिए सबसेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएटेड। लैंड पेइंग रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है,
तो वहाँ पे उस केस में कलेक्टर करेगा वहाँ पे अटैचमेंट। और इसके अलावा जितने भी अदर केसेस है वहाँ पे कैसे होगा, बाय टेकिंग पोजेशन बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, जो कि मैंने आपको बताया था ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी, और बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ और बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट्स। वही चीज है, वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सबसेक्शन 5 की तरफ बढ़ते हैं कि मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना है, अब वो मान लीजिए लाइव स्टॉक निकल के आ जाए, मतलब एनिमल फार्म, वो सब गाय भैंस, लाइव स्टॉक, आप समझ रहे हो ना। तो लाइव स्टॉक है या फिर पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स हैं, प्रॉपर्टी है, तो उस केस में अटैचमेंट क्या होगा, ये तो खराब हो जाते हैं, इनको मेंटेन करना होता है। तब यहाँ पे इसका जरिया क्या दिया गया है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स इट एक्सपीडिएंट ऑर्डर इमीडिएट सेल देयरऑफ एंड इन सच केस द प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो जरूरत पड़ती है तो तुरंत वहां पे बेच दिया जाएगा, बेच के जो पैसा मिलेगा उसका क्या होगा, ये कोर्ट का ऑर्डर बताएगा, कोर्ट इसका भी रास्ता बताएगी, तो उसको वहां पे फॉलो किया जाएगा उस चीज को। तो ये सबसेक्शन 5 में दिया गया है। सबसेक्शन 6 के बारे में बात कर लेते हैं। द पावर्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द सेम एज दोज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर सीपीसी। तो ये ऑर्डर 40 सीपीसी जो मैं रिसीवर बताया, तो सीपीसी में जो उसको पावर्स दी गई है रिसीवर को, वही सारी सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब गाइस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 85 जो कि अटैचमेंट के बारे में बात कर रहा है, मैंने इतना बताया, तो उसके लिए आपको कनेक्शन में सेक्शन 507 ऑफ बीएनएसएस को भी पढ़ना पड़ेगा जो कि इससे रिलेटेड है। क्या कहता है, तो ये जो सब सेक्शन 507 है, इट इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 37 इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स। इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है, और सेक्शन 507 इस बारे में बात करता है इर्रेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग्स। तो ये जितना भी प्रोसीडिंग मैंने आपको बताया है, ये जितना भी पूरा सिस्टम, ये सेक्शन 85 में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो अगर इसमें कोई भी इरेगुलरिटी होता है तो यहाँ पे पूरा सिस्टम विशिएट कर जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा पूरे प्रोसेस का, सब कुछ स्मूथली होना चाहिए। कोई भी इरेगुलरिटी हुआ तो वहाँ पे अटैचमेंट कैंसिल, तो ये चीज़ है। अब चलिए सेक्शन 86 के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस इनिशिएट द प्रोसेस of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment and forfeiture of property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 8। तो भैया पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक बिलो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर नहीं है, तो वो कोर्ट से असिस्टेंस मांग सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो इसका पूरा प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है, चैप्टर 8 में दिया गया है। तो ये है सेक्शन 86, वेरी चिंटू, नॉट वेरी लेंथी। सेक्शन 87 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अब गाइस ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मान लीजिए अगर कोर्ट किसी प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच करने की कोशिश कर रही है, मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट ऑफ लैंड, कोर्ट उसको अटैच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा मैं हूँ और मेरा ये कहना है या फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है उसमें मेरा कुछ हिस्सा है, कुछ मेरा इंटरेस्ट है। तो अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हो तो आप मेरा इंटरेस्ट भी तो मार रहे हो ना, तो ये चीज है। तो उसके खिलाफ हम लोग क्लेम ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कोर्ट में। उसके बारे में ये सेक्शन 87 बात करता है मोटा मोटा। स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1। इफ एनी क्लेम इज प्रीफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड अटैच्ड अंडर सेक्शन 85 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimant or objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under section 85, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। सेक्शन 85 में अटैचमेंट हुआ प्रॉपर्टी का, मैं क्लेमेंट हूँ, मैंने ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने डाला, विद इन 6 months डाला फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट बाय एनी पर्सन, मतलब मान लीजिए अभी मैं वो पर्सन हूँ, ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर मतलब मैं हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट अंडर सेक्शन 85। उस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को अटैच नहीं करना चाहिए। तब इस केस में क्या होगा कि जो क्लेम है मेरा, ये जो ऑब्जेक्शन है मेरा, इसके ऊपर इंक्वायरी होगा और उसके रिजल्ट के हिसाब से या तो फुल्ली अलाउ कर दिया जाएगा या फिर पार्टली अलाउ कर दिया जाएगा या फिर फुल्ली डिसअलाउ कर दिया जाएगा या फिर पार्टली डिसअलाउ कर दिया जाएगा मेरे क्लेम को। वही लिखा हुआ यहाँ पे इन होल और इन पार्ट। तो ये चीज़ है प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे भी इसका एक एक्सेप्शन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि मान लीजिए मैं क्लेम ऑब्जेक्शन लेके आया हूँ, लेकिन जब तक इस क्लेम ऑब्जेक्शन कोई रिजल्ट आता है, मेरी डेथ हो जाती, तब उस केस में क्या होगा कि मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस क्लेम ऑब्जेक्शन को आगे जाके डिस्प्यूट करेंगे। ये चीज़ है
सबसेक्शन 2 इस बारे में बात करता है कि मान लीजिए क्लेम ऑब्जेक्शन आप लेके आ रहे हो तो कौन सी कोर्ट के सामने लेके जाओगे। तो ये मैंने आप ब्रैकेट दे सकते हो, इसको डिवाइड किया हुआ है। तो पहले पार्ट में ये चीज़ कही जा रही है कि जिस कोर्ट ने अटैचमेंट किया है तो सबसे जो प्राइमरी चीज है तो आप उसी कोर्ट के सामने जाओगे क्लेम या ऑब्जेक्शन करने। पहला पार्ट ये कह रहा है। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि अटैचमेंट हुआ है सेक्शन 85 सबसेक्शन 2 में, मतलब आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट अगर वहां के डीएम के एंडोर्समेंट से प्रॉपर्टी अटैच हुई है तब वहां पे वो जो ऑब्जेक्शन आएगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम के कोर्ट में लाया जाएगा। और किस डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम कोर्ट में लाया जाएगा? ओरिजिनल वाला नहीं जहाँ पे अटैचमेंट किया गया है, बल्कि जिस आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में अटैचमेंट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट के जुरिडिक्शन में जो सीजीएम आता है वहाँ वो वाली सीजीएम कोर्ट में क्लेम या ऑब्जेक्शन लाया जाएगा। तो ये चीज़ है। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ सबसेक्शन 2 को। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, लखनऊ में अटैचमेंट हुआ है तो लखनऊ के सीजीएम कोर्ट में जाओगे, ये चीज़ है। लखनऊ के बाहर अगर अटैचमेंट हुआ है तो उस डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम कोर्ट में वहाँ पे क्लेम या ऑब्जेक्शन लाया जाएगा। सबसेक्शन 2 कह रहा है। सबसेक्शन 3 पे पढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रीफर्ड और मेड। तो जिस भी कोर्ट में ऑब्जेक्शन या क्लेम लाया गया वही कोर्ट उसका डिस्पोजल करेगी, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि अगर सीजीएम की कोर्ट में अगर आता है कोई भी क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन तब उसको वो सीजीएम क्या कर सकते हैं, उनके पास तो काफी बर्डन होता है ना, तो वो किसी भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को वहाँ पे डेलीगेट कर देंगे, वो वहाँ पे उसका डिस्पोजल करेगा। तो ये चीज है। Subsection 4 last subsection of section 87 any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in part by an order under subsection 1 may within a period of 1 year from the date of such order institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of such suit if any the order shall be conclusive। तो मैं यहाँ पे कोई क्लेम ऑब्जेक्शन लेके आया था, कोर्ट ने उसको डिसअलाउ कर दिया, चाहे पूरी तरह से कर दिया हो या फिर पार्टली कर दिया गया हो। अब मेरे पास एक और यहाँ पे रेमेडी है। क्या है कि मैं एक फ्रेश सूट ला सकता हूँ। यहाँ पे एक लिमिटेशन पीरियड है। क्या है? 1 साल। जिस दिन ये ऑर्डर आया जहाँ पे मेरी अपील को डिसअलाउ किया गया उसके 1 साल के भीतर मुझे एक फ्रेश सूट वहाँ पे फाइल करना होगा। अब उस सूट में जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल वहाँ पे डिसीजन होगा। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा सूट का तब तक जो प्रीवियस ऑर्डर आया था जहाँ पे डिसअलाउ किया गया था मेरे राइट को वो कंक्लूसिव होगा। तो यही चीज़ इसमें दिया गया है, कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अब चलिए सेक्शन 88 के बारे में बात करते हैं, सेकेंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पार्ट, जो कि इस पार्ट का एक क्लाइमेक्स टाइप का है। क्यों है? सबसेक्शन 1 को पढ़ के पता चलेगा। इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। मतलब इतनी देर से हम लोग सारे सेक्शन में जो अटैचमेंट कर रहे थे, प्रोक्लेमेशन कर रहे थे, सब यहाँ पे धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि अब इस सबसेक्शन में क्या कंडीशन दी गई है कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो अगर कोर्ट के सामने हाजिर हो जाता है बाद में जाके, तब वहाँ पे कोर्ट के पास पावर है। पावर क्या है? यहाँ पे कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे शैल लगा हुआ है। तो कोर्ट को उस केस में क्या करना होगा? जो भी प्रॉपर्टी को अटैच किया था उसको वहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। सबसेक्शन 2 के ऊपर बढ़ते हैं। इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट इट शैल नॉट बी सोल्ड until the expiration of 6 months from the date of attachment and until any claim preferred or objection made under section 87 has been disposed of under that section, unless it is subject to the speedy and natural decay or the court considers that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it thinks fit। काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना। चलिए अब इसको सिंपल समझते हैं। तो देखिए पहली 2 लाइन तो ये कह रही हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर प्रोक्लेमेशन हुआ है तो वो तो पहले तो प्रोक्लेम पर्सन हो जाएगा। अब वो प्रोक्लेम पर्सन प्रोक्लेमेशन के हिसाब से किसी भी स्पेसिफाइड टाइम या प्लेस पे अपीयर नहीं होता है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि उस प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज कर सकती है यानी कि बेच सकती है। यहाँ पे लेकिन एक एक्सेप्शन लगा हुआ है। क्या है? कि अटैचमेंट के 6 महीने तक उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं किया जा सकता है और अगर कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन लाया गया है तो जब तक वो क्लेम और ऑब्जेक्शन का फाइनल रिजल्ट नहीं दे दिया जाएगा तब तक वहाँ वो जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है उसका डिस्पोजल नहीं किया जाएगा। आखिरी की 3 लाइन क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि अगर प्रॉपर्टी का नेचर कुछ इस तरह है कि वो जो प्रॉपर्टी है बहुत नेचुरली और स्पीडली मतलब तेजी से वो डीके कर सकती है, खराब हो सकती है, या फिर कोर्ट को ये लगता है कि इस प्रॉपर्टी को अगर बेच देंगे या फिर उसको डिस्पोज कर देंगे तो ऐसा करने से अल्टीमेटली जो ओनर है जो कि भागा हुआ है उसी का फायदा होगा, तब यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है? इन ईदर ऑफ विच केसेस द कोर्ट में
कॉज इट टू बी सोल्ड वेन एवर इट थिंक्स फिट, जब भी मन करे कोर्ट बेच सकते हैं। ये चीज है। सबसेक्शन 3 के ऊपर बढ़ते हैं। इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached or the court to which such court is subordinate and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him। तो यहाँ पे थोड़ा सिंपैथेटिक पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ रहा है। क्या कह रहा है कि जो सबसेक्शन 2 में हम लोग जितनी अटैचमेंट की बेचने वेचने की बात कर रहे थे, डिस्पोजल की बात कर रहे थे, तो भैया अगर अटैचमेंट की डेट से विद इन 2 years जो व्यक्ति है वो या तो खुद अपने मन से अपनी इच्छा से कोर्ट के सामने प्रकट हो जाता है या फिर उसको एप्रीहेंड पकड़ के लाया जाता है कोर्ट के सामने। कौन सी कोर्ट? वो वाली कोर्ट जिसने अटैचमेंट किया था, या फिर ऐसी कोर्ट जो कि उससे सबऑर्डिनेट है। और कोर्ट के सामने आने के बाद उसके पास प्रॉपर रीजंस है कि भैया हम जानबूझ के नहीं भागे थे, हम जानबूझ के अपने को नहीं छुपाए हुए थे, मेरे पास वैलिड रीजन था। और ये भी कोर्ट को वो बता पा रहा है कि ये जो प्रोक्लेमेशन जज साहब आपने किया, मजिस्ट्रेट साहब आपने किया है, उसके बारे में मेरे को खबर भी नहीं थी, आई वॉज अनअवेयर। या आपने मेरे खिलाफ प्रोक्लेमेशन किया है कि मुझे इस टाइम या इस प्लेस पे अपने आप को अपीयर करना है, मुझे मालूम ही नहीं था। तब उस केस में क्या होगा? यहाँ पे कोर्ट दयालु हो जाएगी। अब वो दयालुपन आपको लास्ट 4 लाइन में देखने को मिल जाएगा। सच प्रॉपर्टी और द सेम, वही क्या दिया गया है कि अगर प्रॉपर्टी को बेच दिया गया तो बेच के जो पैसा बना तो वो पैसा उसको लौटाया जाएगा, या फिर मान लीजिए पार्टली उस प्रॉपर्टी को बेचा गया था तो पार्टली बेचने से जो जितना पैसा आया वो दे दो और जो बची जो प्रॉपर्टी रेजिड्यू है उसको दे दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा डिडक्शन करेगी कोर्ट। क्या डिडक्शन करेगी कि जो अटैचमेंट के पूरे प्रोसेस में जो कोर्ट का खुद का खर्चा लगा उसको वहाँ पे कोर्ट वहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर फ्रॉम ऑल कॉस्ट्स इनकर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अटैचमेंट बी डिलीवर्ड टू हिम, तो वहाँ पे पूरा जोड़ घटाव करके उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, अभी पैसे उसको वहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 88 ये है। सेक्शन 89 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे यही चीज दी गई है कि जो सबसेक्शन 3 हम लोगों ने बात किया कि उसको दयालुपना दिखा के प्रॉपर्टी दे रहे थे, मान लीजिए ऐसा केस होता है, कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देती है, तो जो पर्सन है वो तो अग्रीव्ड हो जाएगा। अब उसके पास क्या पावर रहेगी? अपील की पावर रहेगी। वो सेक्शन 89 में दिया गया है। क्या दिया गया है कि जिस भी कोर्ट ने आपको रिफ्यूज किया उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है वहां पे जाके आप अपील कर सकते हो, इतना दिया गया है यहाँ पे सेक्शन 89 में। तो ये चीज है। यहाँ पे गाइस कथा खत्म हो गई है चैप्टर 6 की। और ये जो पार्ट डी है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, ये एक तरह से मिक्सचर है समन्स और वारंट का। 3 ही 4 सेक्शन है, 90, 91, 92, 93। बहुत ही गाइस ये सरल से हैं, आप इसको ऊपर पढ़ लोगे, बहुत सरल से, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बता सकते हो। और गाइस इसके साथ वीडियो एंड करने के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको थोड़ा मनोरंजन पसंद है, लीगल मीम्स अगर आपको देखने हैं, हंसी मजाक करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके LLB वाला के पेज को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बेसिकली उस चैनल को सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि देखिए यहाँ पे मेनली सीरियस बातें, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, मनोरंजन छूट जाता है। मैं यहाँ पे इसको मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे डाला है। इंस्टाग्राम तो आप जानते हो मनोरंजन के लिए मेनली चलता है, तो आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे LLB वाला के मीम चैनल को फॉलो कर सकते हो। काफी आपको बढ़िया कंटेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपका कुछ फीडबैक हो तो आप वहाँ पे DM में जरूर मैसेज करिएगा, आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी गाइस यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो LLB वालों को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।